मिला जी आपका, मिला इसमें। अच्छा अच्छा, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। सबको वही इकट्ठा आशीर्वाद है। गुड इवनिंग सभी को। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। लाइव है। हाँ बताइए, क्या रेशियो, रेशियो से पीछा नहीं छूट रहा अभी। शायद हम लोग ये ट्रेन वाला सवाल किए थे नहीं। एक सवाल हमने आपको कराया था है ना, दूसरा सवाल में करा दे रहा हूं है ना। कल आखिरी में किए थे और मैं बताना था, तो ये करे देख लेंगे। और मैं बतिया तो वही है, उसी को देख ले जो आपकी इच्छा। देखो और में हमें देखना था है ना। सुनिए, एक तरीके मैंने बताया था, दूसरे तरीके देखना था। कह रहे एक वाष्प चलित इंजन, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। वाष्प चलित इंजन रेल के डिब्बे के बगैर 20/3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। इंजन की गति में कमी साथ लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। सवाल कहता है कि गति में कमी साथ लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। तो बताइए इसमें समानुपाती कौन कौन है। तो आपका जवाब होगा एक तो गति में कमी और दूसरा है √n, जहां पर n डब्बा की संख्या है। तो एक तरफ हम जानते हैं रेशियो किसका लिखेंगे, गति में कमी का, और दूसरे तरफ लिखेंगे √n का। ये दोनों समानुपाती है, मतलब जितना अनुपात गति में कमी का होगा उतना ही अनुपात √n का होगा। तो बोलिए शुरुआत में स्पीड कितना था जी इंजन का, सिर्फ इंजन का स्पीड कितना था 20/3, और 9 गो डिब्बा जब लगाएं तो गति कितना हो गया 5। तो आप बताइए गति में कमी कितने का हुआ। तो ये बात पता करने के लिए हम 20/3 जो पहले था और अब हो गया 5 उसको घटा दिए। इसका मतलब कमी इतना ही का ना हुआ होगा। पहले था इंजन का स्पीड 20/3, अब हो गया 5, तक कितना कम हुआ। तो 20/3 में से 5 घटा दिए, ठीक है। और कितना डिब्बा लगाने पर ही कमी हुआ, 9 डिब्बा लगाने पर। 9 डिब्बा लगाने पर हम जो है पूरे इंजन को ही रोकना चाहते हैं। तो इंजन का जितनी स्पीड है पूरी स्पीड को कम कर देना होगा। समझ लेते हैं इंजन की स्पीड है 20/3, तो पूरा का पूरा कम होगा तब ना ट्रेन रुकेगा। तो कमी के जगह पर हम डाल देंगे पूरा 20/3। तो एक तरफ लिख दिए गति में कमी का रेशियो और दूसरे तरफ लिखेंगे √n का रेशियो। बताइए शुरू में ये कमी हुआ था 9 डिब्बा लगाने पर, तो √9, और ये कमी हुआ कितना डिब्बा लगाने पर, वही तो पूछा जा रहा था, हमने n कह दिया। तो एक तरफ देखो समानुपाती है, मतलब जितना अनुपात गति में कमी का उतना ही अनुपात √n का। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, n का मान निकल जाएगा। चलिए सब लोग बताइएगा इसका सॉल्यूशन। 3 जाके घटेगा तो 20 में से 15 घटेगा 5/3, अब फिर 20/3 होगा ना जी। देखो यहां पर 5/3 और फिर हो गया 20/3 हो गया, और यहां पे हो गया 3/√n हो जाएगा। इस स्टेप के बाद हमारा अगला स्टेप ये है, 3 से 3 खत्म, 5 से 4 बार में क्रॉस गुना करिए,
तो रूट n बराबर कितना 12। तो फिर बताइए n बराबर 144। इसका मतलब यह है कि 144 डिब्बा जब लगाएंगे ना तो पूरा इंजन की गति रुक जाएगा, यानी ट्रेन ही रुक जाएगा। 144 डिब्बा लगाने पर पूरा ट्रेन की गति ही 0 हो जाएगी, मतलब ट्रेन रुक जाएगी। अब सोचो जरा, 144 डिब्बा लगाने पर ट्रेन रुक जा रहा है, तो सवाल कह रहे बताओ अधिक से अधिक कितने डिब्बे को खींच सकता है? तो ये वो कम करके आंसर मार देंगे। 144 डिब्बा जब पीछे से जोड़ रहे हैं इंजन में तो ट्रेन रुक जा रही है, तो क्वेश्चंस कह रहे अधिक से अधिक कितने डिब्बे को ट्रेन खींचेगा, तो आंसर हमारा एक कम कर दो, सही हो जाएगा आपका। 144 पे ट्रेन रुक गई तो एक छोड़ा दीजिए डिब्बा, 143 डिब्बा पर रुकेगा नहीं, फिर धीरे धीरे चल पड़ेगी आपका। तो अधिक से अधिक कितने डिब्बे को खींच सकती है, तो हमारा आंसर जो होगा वो आपका 144 माइनस 1 143 हो जाएगा आपका। नहीं बुझाया? कल वाला ही सवाल है, बस तरीके बदल दिया गया। एक तरफ गति में कमी का रेशियो बनाएंगे और दूसरे तरफ रूट अंडर n का रेशियो बनाएंगे। गति था ट्रेन का 20/3 और 9 डिब्बा लगाने पर हो गया 5, तक कमी कितने का हुआ? तो 20/3 में से 5 घटा दिए, है ना। यहां पर डिब्बा की संख्या 9 है तो रूट अंडर 9। फिर जानते हैं, हम जानना चाहते हैं कितना डिब्बा लगाएंगे कि ट्रेन रुक जाएगी। तो ट्रेन रोकने के लिए जितना इंजन का गति है पूरा का पूरा कम करना होगा, तो कमी के जगह पे डाल देंगे 20/3 और यहां रूट अंडर n। सॉल्व किए 5/3 20/3, 3 से 3 कट गया, 5 से 4 बार में 4 3 12 रूट n के बराबर, तो n बराबर 144। मतलब यह है कि 144 डिब्बा लगाएंगे तब जाकर के ट्रेन रुक जाएगी। तो अधिक से अधिक कितने डिब्बे को खींच पाएगी, तो एक घटा के आंसर मार देंगे 143। कुछ कहना है किसी को? बोलिएगा। कल वाले जो तरीके हमने बताया था उससे ये आसान होगा, खाली रेशियो दोनों तरफ बना के इनका मान कर लेना है। चलो तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। एक वाष्प चलित इंजन रेल के डिब्बे के बगैर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। डिब्बे के बगैर मतलब केवल इंजन, ट्रेन का केवल इंजन 24 के स्पीड से चल सकता है। अब जैसे जैसे उसमें डिब्बा जोड़ते जाइएगा वैसे वैसे उसका स्पीड कम होता चला जाएगा। नहीं, एकदम खलिए इंजन है, उस पर डिब्बा नहीं लगा हुआ है, तो कहने का मतलब 24 के स्पीड से चल रही है केवल इंजन। और जैसे जैसे उसमें डिब्बा बढ़ाते जाइएगा बढ़ाते जाइएगा बढ़ाते जाइएगा, एक समय ऐसा आएगा बढ़ाते 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 स्पीड तो घट रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा इतना डिब्बा उसमें जोड़ दीजिएगा कि ट्रेन रुक जाएगा आपका, है ना। मान लेते हैं कि 144 डिब्बा लगा दी, ट्रेन रुक गया, तो ये को छोड़ा दीजिए। 143 डिब्बा को अधिक से अधिक को खींच सकता है, बस स्पीड कम हो जाएगा, धीरे धीरे खींचेगा आपका सने सने, है ना। अब कहते हैं इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। सेम बात लिखा है पहला सवाल जैसा। 4 डिब्बों के साथ, मतलब क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है 4 डिब्बा जब लगाएंगे ना तो उसकी गति कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। पहले कितना गति था? 24, कितना हो जा रहा है? 20। तो गति में कमी कितने का हुआ? 4 का। गति में कमी हुआ 4 का। इधर कितना डिब्बा लगाएं? 4 डिब्बा लगाएं। अब जानते हैं हम पूरा गति कम करना चाहते हैं, जो 24 इंजन की गति है पूरा का पूरा गति हम कम करना चाहते हैं, तो कितना डिब्बा लगाना होगा? n। एक तरफ गति में कमी और दूसरे तरफ डिब्बा की संख्या का वर्गमूल। रेशियो क्या होगा? बराबर, क्योंकि समानुपाती है। अब चलो 4 से कटेगा कितने बार में? 6 बार में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो इधर हो गया रूट n। अब बोलिए 4 का वर्गमूल 2, 2 छक 12 हो गया, तो बोलो n बराबर कितना? 144। यानी 144 डब्बा लगाने पर ट्रेन रुक जाएगी, रुक जाएगी। इसका भी आंसर वही होगा। 144 डिब्बा लगाने पर ट्रेन रुक जाएगी। 144 डिब्बा लगाने पर ट्रेन रुक जाएगी, तो यहां पर आंसर हमारा जानते हैं क्या होगा? 144 और माइनस का 1,
सवाल यही तो कहता है कि कितने डिब्बे की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे खींच सकता है। तो 144 गो पर ट्रेन रुक जा रही है, तो ये को छोड़ा दीजिए। 143 डिब्बा की संख्या मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा जिसको ट्रेन खींच सकती है, इंजन खींच सकती है। तो क्या किए, इधर कमी, गति में कमी का रेशियो बना लिए, उधर रूट अंडर एन का रेशियो बना दिया। कुछ कहना है किसी को बोलिएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताइए। चलिए टाइप को चेंज करते हैं। ये हमारा टाइप 15 है। यहां पर 2 सवाल आपको देखने को इसमें मिलेगा, है ना। एक सवाल समझ लेते हैं, दूसरे सवाल भी इजीली बन जाएगा इसी के जैसा। सुनिएगा, सवाल कहता है एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीज और ब्रांड बी की कुछ कमीज का ऑर्डर दिया। देखो यहां पर ब्रांड ए है और ये आपका ब्रांड बी हो गया। यहां पर ब्रांड ए और यहां पे हो गया आपका ब्रांड बी हो गया। आप देखिए यहां पर कमीज की संख्या की बात है, संख्या की बात है। बोलिए ब्रांड ए का कै गो शर्ट, 4 गो, और ब्रांड बी का कुछ कमीज नहीं पता है तो हमने एक्स कह दिया। ब्रांड बी का एक्स गो शर्ट और ए का 4 शर्ट का उसने ऑर्डर दिया, तो ये है संख्या। ब्रांड ए का 4 शर्ट और ब्रांड बी का एक्स गो शर्ट ऑर्डर किया। फिर कहता है ब्रांड ए का मूल्य ब्रांड बी के कमीज से दोगुना था। अगर हम बात प्राइस का करें, अगर हम प्राइस नहीं रेट लिखते हैं यहां पर, रेट कमीज का कीमत, अगर हम बात रेट का करते हैं तो कह रहे ब्रांड ए का जो मूल्य है ब्रांड बी के कमीज से डबल है। मतलब अगर ये 1 रेशियो में इसका कीमत है तो इसका कीमत 2 रेशियो में है ना। अगर इसका कीमत 1 रेशियो में है तो डबल है, तो इसका कीमत 2 रेशियो में होगा। अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं। इसमें एक है आपका सही बिलिंग है और दूसरा आपका है गलत बिलिंग है। आपके सामने संख्या भी है और रेट भी है। कै गो कमीज खरीदा वो भी पता है और कमीज का रेट क्या है पर कमीज वो भी आपको दिया हुआ है। सवाल क्या कहता है, आप पढ़ो जरा। कहते हैं माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई है। मतलब जब ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए और जब शर्ट आया तो आने के बाद पता चला कि संख्या आपस में बदल गई है। संख्या बदल गई इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर किया ब्रांड ए का 4 गो कमीज, जो भेज दिया वो ब्रांड बी का 4 गो, और ब्रांड बी का एक्स कमीज ऑर्डर किया तो एक्स कमीज भेज दिया ब्रांड ए का, उल्टा भेज दिया वो। ठीक है। अब कहता है कि इससे बिल 40% बढ़ गया। यही कारण है कि 40% से बिल बढ़ गया, आपका बिल की राशि 40% ज्यादा आ गया, है ना। तो बताइए ना, आप सही बिलिंग करके बताइए कितने का बिल बनता और गलत बिलिंग भी आप बताओ। तो सही बिलिंग का मतलब क्या, जब ऐसे सीधा सीधा गुना होता है ना, सही कमीज की संख्या को सही रेट से गुणा करेंगे तो सही बिलिंग। अब ब्रांड ए का कमीज की संख्या को ब्रांड ए का जो रेट है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो सही बिलिंग होगा। बोलो ब्रांड ए का एक कमीज क्या रुपए का, 2 रुपए का, है ना। तो कै गो मंगाए हैं, 4 गो, तो कितना बिल बनेगा, 4 दूना 8 बनेगा आपका। ब्रांड ए का बिलिंग किए तो 8। अब बोलिए ब्रांड बी का कमीज x गो और एक कमीज का प्राइस 1, तो x कमीज का प्राइस x गुना 1 x जोड़ दिए तो ये हो गया सही बिलिंग हो गया। सीधे सीधे गुना करके जोड़ेंगे तो सही बिलिंग। ब्रांड ए का कमीज के लिए पैसा इतना और बी के लिए इतना, लेकिन आया क्या, ऑर्डर उल्टा हो गया है, आपस में संख्या बदल गया। इसका मतलब इसका बिलिंग कर दिया इसके अनुसार, इसका बिलिंग कर दिया इसके अनुसार, यही ना होगा उल्टा होने पर। उल्टा होने पर यही तो होगा, इसका बिलिंग इसके अकॉर्डिंग, इसका बिलिंग इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो चलिए ऐसे क्रॉस गुना करेंगे तो वो गलत बिलिंग आएगा। बोलिए 4 एकम 4,
4 एकम 4 है, यहां गुना करेंगे तो कितना प्लस 2x, इतना रुपया आया x के फॉर्म में। ये गलत बिलिंग है और ये सही बिलिंग है। पता है वो 40% बढ़ गया है। सही बिलिंग जितने रुपए आने चाहिए थे उससे 40% ज्यादा आ चुका है। मतलब ये प्राइस गलत बिलिंग जो है वो सही बिलिंग से 40% ज्यादा है। तो 40% वो ज्यादा है, 40% से इसको बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका, है ना। तो आप देखिएगा सब लोग, बोलिए सही बिलिंग है कितना 8 + x और गलत बिलिंग कितना है भाई 4 + 2x, और वो 40% ज्यादा है तो इसको 40% से बढ़ा देंगे तो बराबर हो जाएगा। हमको तो इक्वेशन बनाना है तब x का मान निकलेगा। तो 40% वो ज्यादा है, 40% आप इसे बढ़ा दो तो बराबर हो जाएगा। तो बोलिए 100% तो बिल पहले से था। देखो एक चीज जान लो, कितने भी रुपए हो किसी सामान का वो अपने आप में 100% होता है ना। और 40% इसमें बढ़ा दिए तो कितना हो गया 140% हो गया। हाँ यहां पर ऐसे गुणा कर देंगे 140/100, इधर भी कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है, जगह के हिसाब से हमने इधर कर दिया। बोलो ये कितना हो गया 140%, 140/100, 20 से 7 बार में, 20 से 5 बार में, ऐसे क्रॉस गुना कर देंगे तो बोले 7 × 8 = 56, अब प्लस में 7x और 5 × 20 और प्लस में कितना 10x। तो 7x जाके 10x में से घटेगा 3x, अब 20 से घटेगा 36, तो x का मान 12 हो गया। x का मान 12 निकल गया। इसका मतलब बोलो ब्रांड बी का कै गो कमीज ऑर्डर किया था 12 गो। जो यहां लिखा है ना कि कुछ कमीज का ऑर्डर किया, कुछ के जगह पर कितना 12। तो सवाल कहता है कि मूल ऑर्डर में मूल ऑर्डर हमारा ये है, तो बाद में ना अदला बदली कर दिया। मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीज का ब्रांड बी के कमीज की संख्या के साथ अनुपात क्या है। तो आप देख लो ब्रांड ए का कमीज कितना था, अब ब्रांड बी का 12 आया ना। रेशियो पूछता है तो हमारा आंसर नहीं हो जाएगा कितना 1 अनुपात, काटिए 1:3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। लिखिएगा जल्दी से। क्या हुआ भाई फिर से? अच्छा जरूर, पहले छाप लीजिए। चलिए देखिएगा एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सवाल कर रहा है ब्रांड ए का 4 शर्ट और ब्रांड बी के कुछ शर्ट का ऑर्डर किया जिसको हमने एक्स कह दिया। जहां तक रेट की बात है तो ब्रांड ए का जो पर कमीज रेट है वो ब्रांड बी से डबल है। तो ब्रांड बी का अगर एक कमीज का कीमत 1 होगा तो ब्रांड ए का कितना होगा 2 होगा, है ना। रेशियो वैल्यू लिए हैं, है ना, 1 तो 2। अब हम यहां पर 2 चीजें करेंगे, सही बिलिंग। तो सही बिलिंग में से सीधा गुणा कर देंगे। 2 रुपये शर्ट खरीदे 4 गो शर्ट, तो कितना प्राइस गिरेगा 4 दूना 8। एक्स शर्ट 1 रुपये तो 1 से कम x जोड़ दिए, तो ये हो गया आपका सही बिलिंग हो गया। अब गलत बिलिंग, सवाल कहता है माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांड की संख्या आपस में बदल गया था, यानी ई वाला यहां चल गया था, ई वाला यहां चल गया था। तो बताइए ब्रांड की संख्या बदल गया तो प्राइस अलग अलग ना लग जाएगा। अब इसका वाला इस वाले पे चल जाएगा और इसका इस वाले पे लगेगा। तो क्रॉस गुना इसे करके जोड़ देंगे, 4 एकम 4 और 2x क्रॉस गुना करके जोड़ देंगे तो गलत बिलिंग, और सीधा सीधा गुना करके जोड़ेंगे तो सही बिलिंग। और ये गलत बिलिंग होने की वजह से
40% जो है बिल ज्यादा आ गया, मतलब जितने का आपने ये किया था कि जितने का आपने ऑनलाइन किया था उससे ज्यादा का बिल, क्योंकि सामान ही अलग भेज दिया तो बिल तो चेंज होगा ही होगा आपका। सामान अलग भेज दिया लेकिन वो बिलिंग सही किया अपने अनुसार, बढ़ गया ही 40% से। अब हमको बराबर करना है, वो 40% ज्यादा है तो इसको 40% बढ़ा दो। 100% पहले से 40% बढ़ाने का मतलब कितना होता है, गुना 140%, 140 बटा 100। इसमें 140 बटा 100 से गुणा कर दिए तो बराबर हो गया। अगर वो 50% ज्यादा होता तो इसमें 150 बटा 100 से गुणा करते हैं। कैसे दुगुना होता है, हमको बराबर करना है तो इसमें 2 से गुणा करते हैं। अब चलिए काटिए, क्रॉस गुना करिए, x का मान 12 आ गया तो कहता है कि फिर चल जाओ ऊपर में, यहां पर संख्या का रेशियो क्या होगा, तो 4 गो ब्रांड ए का शर्त था और 12 गो ब्रांड बी का रेशियो कह रहा है तो 1:3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए तो आप कर पाइएगा। इसी तरह का ना अगला सवाल है, इसी तरह का अगला सवाल है। यहां खाली 50% कहता है कि ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या दिक्कत है, वहां 150 बटा 100 से गुणा करके काट देंगे, शायद 16 आता है। x का मान 16 आएगा और 16 जब बैठाएंगे तो 4:16 यानी 1:4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1:4। बना लीजिएगा आप। वहां पर आपका शर्ट है और यहां पे मोजा की बात कर रहे हैं, भूरा मोजा और काला मोजा ऐसे कुछ करके है। चलिए ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, टाइप 10, 5, 15, 1, 16। ध्यान रखिएगा आप। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिए जाएं। सवाल कह रहा है कि 22:25 में बढ़ा दिए जाएं, किंतु कामगारों की संख्या 26.2/3% घटा दी जाए तो वेतन पर निव्वल प्रभाव क्या पड़ेगा। सवाल ये कहता है, आप देखिए यहां क्या करें, फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन, कामगार का सेंस मजदूर से होगा, प्रत्येक मजदूर का वेतन 22:25 में बढ़ा दिए गए। ये बढ़ा दिए जाए ऐसे क्यों लिख रहा है, क्योंकि 22 से 25 हुआ है, कम से ज्यादा हुआ है इसलिए लिखा है बढ़ा दिए जाए। अगर ये उल्टा रहता ना तो यहां पे लिखता घटा दिए जाए। 22:25 में बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले एक मजदूर की सैलरी 22 के रेशियो में था और अब कितना कर दिया गया, 25 कर दिया गया आपका, ठीक ना। अब सुनिएगा, अब यहां पर सुनिए, अगर हम बात करें कामगार की संख्या का, अगर हम कामगार की संख्या का बात करें, मजदूर की संख्या की बात करें तो संख्या इतना % से घट गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा जानते हैं, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होगा। फ्रैक्शन में बदलने का मतलब है रेशियो में बदलना। तो कोशिश करिए इस फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का। देखो 26.2/3% कितना होगा, 3 गुना 26 78 और 2 80 बटा में 3। अब परसेंट है तो बटा में 100 लिखेंगे। सीधे काटिए, यहां पर 20 से कटेगा 4 बार में और 20 से कटेगा 5 बार में, तो कितना हो गया 4/15 हो गया आपका। और 4/15 का कमी हुआ है, माइनस कमी हुआ है। अब सुनिए यहां पर कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रत्येक का वेतन, प्रत्येक का वेतन क्या हो गया जी, 22:25 में बढ़ा दिया गया। अगर हम बात संख्या की करें, अगर हम मजदूर की संख्या की बात करें तो संख्या 4/15 से घट गया है। इसका मतलब यह कि पहले 15 था, पहले कितना था 15, अब 4 घट गया है, माइनस करिए 15 में 4 घटाइए, अब 11 हो गया। देखिए परसेंटेज को इस तरीके से हम रेशियो में लिखते हैं। अगर बोल रहा है इतना % से घट रहा है तो इसको भिन्न में पहले आप लिखो, और ये नीचे वाला होगा पहले वाला, कि पहले था 15 और 4 घट गया तो माइनस करके लिखेंगे 11।
अब अगर ये बढ़ता तो 15 4 19 लिखते हैं यहां पर हम, घटेगा तो घटा के और बढ़ेगा तो जोड़ के लिखेंगे यहां पर। यानी क्या है कि पहले प्रत्येक मजदूर का सैलरी था 22, अब हो गया 25। अगर उस कंपनी में हम संख्या की बात करें, मजदूर की संख्या, तो पहले था 15, अब हो गया 11 मजदूर हो गया। आप कहता है कि तो वेतन पर निव्वल प्रभाव क्या पड़ा, मतलब कितने परसेंट का टोटल सैलरी प्रभावित हुआ। जैसे फैक्ट्री का जो मालिक होगा उसको कितना प्रतिशत सैलरी पहले से ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा ओवरऑल, क्योंकि उसने मजदूर की संख्या में भी अदला बदली कर दिया है, संख्या को भी कम बेसी कर दिया और पेमेंट भी कम बेसी कर दिया, तो जाहिर सी बात उसका टोटल पेमेंट पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। वही करे कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा, क्या उसको अब नुकसान होने लगेगा पहले कंपेरिजन में या प्रॉफिट होने लगेगा, मतलब पहले से ज्यादा उसको पेमेंट करना पड़ेगा अब कि अब पहले से कम करना पड़ेगा। अगर ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा तो उसको नुकसान हो गया, कम पेमेंट करना पड़ रहा है तो उस फायदे में है वो। तो देख लेते हैं, बताइए क्या यहां पर टोटल सैलरी आप निकाल सकते हैं, टोटल सैलरी तो गुना करेंगे तभी ना होगा। एक आदमी का सैलरी 22 पहले मिलता था, वो आदमी पहले क्या गो था 15 गो, अब एक आदमी का सैलरी मिल रहा है 25, अब आदमी क्या गो गया 11 गो। तो पहले टोटल कितना पेमेंट करता था, अब कितना करता है, ये दोनों लिखेंगे, इसके लिए गुणा करना पड़ेगा। और मैं आपको अक्सरा बताया कि देखो गुणा अगर आपको करना है, गुणा करना है तो इस दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो आप जरूर काट सकते हैं। जैसे 11 से एक बार में तो 11 से, अब 5 से 3 बार में तो 5 से, 5 बार में तो 3 दूना 6 हो गया और 5 से कम 5 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा गुणा करने से बढ़िया है कि आप इसको काट लो, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है तो काटिए। 11 दूना 22, 5 5 25, 5 15 गुणा करिए। अब इससे रेशियो से देखने से क्या पता चल रहा है कि पहले उसको हानि नहीं लाभ हो रहा है, उसको क्या हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। पहले उसको सैलरी करना होता था कितना 6, अब कितना 5, तो कह कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा, तो एक कम करना पड़ा ना, अब बटा कितना 6 और गुना 100, गुना में 100, ऐसे इसका मान ही होता है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए परसेंटेज चैप्टर जब पढ़िएगा ना तो वहां पर ये सब याद करना होगा कि 1/6 का मान 16.2/3, 1/7 का मान 1/8, 1/9, 1/10, सब परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू रट लेना होता है। तो 22 से 25 हुआ और इतना परसेंट का मान 4/15, 15 से 11 हुआ। झट से गुणा करिए, गुणा करने से पहले काट लो यदि कट रहा है तो 6 से कितना हुआ 5, तो बताइए कमी कितने का हुआ 1 का, किस पर 6 पर, परसेंट कमी निकाले हैं, कमी, अब बटा पहले वाला 6 गुना 100, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा टोटल सैलरी से है, तो टोटल सैलरी का रेशियो पहले बनाना पड़ेगा, कैसे, इन दोनों को गुणा करके, और फिर परसेंट कमी करना पड़ेगा। बोलिए भाई, फिर से एक बार। टोटल सैलरी हाँ पहले 6 के रेशियो में दे रहा था, अब दे रहा है कितना 5 के रेशियो में। अब देखो यहां पर किसके लिए बात कर रहा है, फैक्ट्री मालिक के लिए बात नहीं कर रहा, वो मैंने बोला था वो अलग चीज है ना, मैंने बोला था फैक्ट्री मालिक के सेंस से, लेकिन क्वेश्चन में वैसा कोई जिक्र नहीं है। अगर बोलेगा फैक्ट्री मालिक को क्या हुआ या जो ऑनर है उसको क्या हुआ, तब नुकसान होने लगा। पहले उसको देना पड़ता था ज्यादा सैलरी, अब देना पड़ रहा है कम, तो उसको फायदा होगा। लेकिन यहां पर फैक्ट्री मालिक से क्वेश्चन नहीं है, उस सेंस से सवाल नहीं है, बस खाली कह रहा है ना कि वेतन पर प्रभाव कितना पड़ा। अब प्रभाव का मतलब क्या होता है, लाभ या हानि, कुछ भी होता है, लाभ या हानि।
तो अगर मान लेते हैं मजदूर के सेंस से होगा तो फिर हानि होगा, पहले ज्यादा मिलता था सैलरी, अब कम मिल रहा है। मजदूर को पहले मिलता था ज्यादा, मिल रहा है कम, तो मजदूर के लिए हानि हो गया, अब मालिक के लिए क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कहीं सवाल में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया मालिक के लिए, ठीक है, इसलिए यहां पर हानि सही है जो लिखा हुआ है। समझ बात को? दो चीजें है ना, जैसे मान लेते हैं कि मालिक की बात करें तो मालिक को कम पेमेंट कर रहा है तो उसको फायदा है, लेकिन मजदूर को कम मिल रहा है तो उसको नुकसान है। तो वो मैंने बताया कि ऐसा होता है, लेकिन सवाल में ऐसा नहीं कह रहा, मालिक के बारे में नहीं बोल रहा कि फैक्ट्री मालिक को क्या हुआ, बस खाली कह रहा प्रभाव बताओ क्या टोटल सैलरी पर प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव यही पड़ा कि इतना % से घट गया वेतन, टोटल कम हो गया, पहले से कम हो गया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप सब लोग देखिए क्या कहता है, एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 17 और 19 के अनुपात में वृद्धि करके, देखिए जी टिकट रेट क्या हो गया आपका, बढ़ गया। टिकट दर जो है, मेला का टिकट दर जो है बढ़ गया 17 अनुपात, मतलब पहले लगता था 17 रुपये पर टिकट, अब हो गया 19 रुपये पर टिकट हो गया। सवाल कहता है मेले में आने वाले लोगों की संख्या 11 अनुपात 10 में कम हो गया। अगर हम बात संख्या का करते हैं, संख्या की बात करते हैं तो 11 अनुपात 10 हो गया आपका, 11 अनुपात 10 हो गया आपका। तो कहता है बताइए कुल संकलन में, टोटल में क्या प्रभाव पड़ा। देखो पहले पहुंचता था 11 लोग मेला में और टिकट लगता था 17 रुपये, अब हो गया टिकट का कीमत ज्यादा तो 10 लोग पहुंच रहे हैं। तो कह रहा है ना कि कुल संकलन मतलब ओवरऑल किस रेशियो में वृद्धि या कमी होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलो सब लोग गुणा करिए, 17 11 है कितना, 187, और इसको गुणा करेंगे 100। बोलिए कम से ज्यादा हुआ कि ज्यादा से कम, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा तो वृद्धि कहेंगे, है ना। कम से ज्यादा हुआ तो इसको हम वृद्धि कहेंगे, और ज्यादा से कम मतलब इसको हम कमी कहेंगे। अरे पहले पैसा इकट्ठा होता था मेला से कितना 187, अब इकट्ठा हो रहा है 190, तो बढ़ गया ना जी। तो यहां पर आंसर हम कौन मारेंगे, वृद्धि वाला मारेंगे। 187 अनुपात 190 में वृद्धि हुई है। अब अगर मान लेते 190 पीछे रहता और 187 इधर रहता तो क्या होता, कमी होता फिर आपका। नोट करो जल्दी से। चलो कोई डाउट है किसी विद्यार्थी को बोलिएगा, तो बढ़ जाते हैं आगे। देखो कम से ज्यादा हुआ इसलिए इसको हम वृद्धि कहेंगे। अगर 190 पहले रहता और 187 पीछे रहता ना तो कहते 190 अनुपात 187 में कमी हुई है। कमी क्यों, क्योंकि रेशियो ज्यादा से कम हो गया। यहां वृद्धि क्यों, क्योंकि रेशियो कम से ज्यादा हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सब लोग आइएगा। यहां पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के रेशियो में वृद्धि हुआ है। एंट्री टिकट जो है 7:9 से बढ़ गया, मतलब पहले 7 रुपए टिकट था, अब 9 रुपए हो गया आपका। ये टिकट रेट की बात है। अब कहता है ग्राहकों की संख्या, संख्या जो है वो 13:11 में कमी हो गया आपका। टिकट का रेट बढ़ गया तो संख्या क्या हो गया, कम हो गया। अब कहता है प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन इतने रुपए का कलेक्शन होता था। तो बताइए क्या यहां पे टोटल कलेक्शन का रेशियो आप निकाल सकते हैं। टोटल कलेक्शन का रेशियो आप चाहे तो निकाल सकते हैं। आप कर दो मल्टीप्लाई। देखो गुना करने से पहले एक बार जरूर देखिएगा कहीं इधर और इधर कट तो नहीं ना रहा है। अगर कटेगा तो जरूर काटिए, छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन में सुविधा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 91 हो गया और यहां पे 99 हो गया। तो ये टोटल कलेक्शन हो गया। ये कलेक्शन पहले का है और ये कब का है, अब का है। यानी टिकट बढ़ने से, टिकट रेट बढ़ने से पहले कलेक्शन हर दिन होता था 91 के रेशियो में। अब देखो टिकट बढ़ गया, संख्या घट गया
और अब हो रहा है प्रेजेंट में हर दिन का कलेक्शन 99 का रेशियो में, है ना। क्वेश्चन में ये जो रुपए दिया, आप सारे विद्यार्थी पढ़ के बताओ, ये रुपया जो दिया है टोटल कलेक्शन वो कब का है? अभी का है कि पहले का है? बोलिएगा। पहले का है। ये रुपए जो है ना पहले का दिया है, मतलब 91 रेशियो का मान दिया हुआ है, और हमसे अभी का पूछता है, मतलब 99 रेशियो का मान पूछता है। तो सिंपल बात है, उस पैसे को छापो यहां पर 2,2,7,500 में 91 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, और 99 से हम गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। है कि नहीं बात? 99 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। 7 5 12 3 15 2 17 खत्म, 5 2 7 3 10 2 12 खत्म, 5 7 12 12 12 12 4 16 2 18, 5 2 7 4 11, ये खत्म, आंसर भी। अरे बिना बनेले मार देंगे जी? नहीं, बिना बनेले भी मार सकते हैं। इतना तो कन्फर्म है कि 99 वाला पूछता है, इसका मतलब आंसर 99 से कटने वाला होगा। आंसर 99 से कटने वाला होगा। आपको पता है जो संख्या 99 से कटेगा वो 9 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो यहां पर 4 गो ऑप्शन में यही एक ऑप्शन है 9 से कटे वाला है। अब कैसे पकड़ लिए? तो 9 के विभाज्यता का नियम हमने लगाया, है ना। क्या होता है मैं बोल रहा हूं, देखो 9 के विभाज्यता का नियम होता है अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, है ना। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। आप जोड़ लीजिए जरा, 0 0 5 7 12 4 16 2, अंकों का सम इसमें 18 आ गया। 9 से कटता है ना 18, तो ये संख्या 9 से कटेगा। 9 से ये कट रहा है ना, 9 से ये कट रहा है ना, 9 से ये कट रहा है, तो डायरेक्ट भी आप आंसर कर सकते हो। अब का रेशियो कितना आया टोटल कलेक्शन का? 99, जो कि 9 से कटता है, तो आंसर वही होगा जो 9 11 से कटेगा। तो एक एक ऑप्शन है 9 से कट रहा है, तो डायरेक्ट उत्तर कर सकते हैं, है ना। बाकी 91 से भाग देके काटिए, 99 से गुना करिए, तो आएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलिए, का बैलेंस करिएगा एकरा में? अनबैलेंस रहे तब ना, बैलेंस पहले ही से, तो क्या बैलेंस करिएगा? क्या बैलेंस करिए? कैसे? मतलब बताइए क्या मन में चल रहा है हमें, तब ना उसका इलाज होगा। तो कैसे क्या बैलेंस करेंगे यहां पर? इक्यानवे से क्या करिए? डिवाइड करिए, और फिर 99 से मल्टीप्लाई करिए, हमारा आंसर हो जाएगा। जहां तक मैं देख रहा हूं कि 91 से जब भाग देंगे तो 2500 बार में कट रहा है। कट रहा है क्या? हाँ, इससे कट रहा है 2500 बार में। गुना 99 कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। तो पीछे वाले सवाल को एक स्टेप थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। पीछे वाला में यहीं से क्वेश्चन पूछता था, इसको कह सकते हैं टोटल कलेक्शन में क्या होगा? 91 अनुपात 99 वृद्धि होगा। इसमें क्या कि ई वाला मान दे के और ई वाला पूछ दिया, तो इससे भाग कर दिया, इससे गुणा कर दिया। 99 का मान निकालने का मतलब क्या? 9 से कटने वाली संख्या निकालना। एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट भी आप मार सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जी। सवाल कहते हैं कार्यालय में ऑफिसर्स की संख्या 11:9 में कम कर दिया गया। लीजिए, अगर हम बात संख्या की करें, संख्या करें तो 11:9 में कमी कर दिया गया। ऑफिसर्स पहले 11 थे, अब 9 हो गए। प्रतिदिन मजदूरी 12:19 में बढ़ा दिया गया। अब अगर हम मजदूरी की बात करें तो 12:19 में बढ़ा दिया गया। ये पहले की बात है और ये अब की बात है। पहले ऑफिसर्स की सैलरी एक दिन का 12 था, अब कितना हो गया? 19 हो गया। अब यहां पर देखो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा कुल मजदूरी हो जाएगा। नहीं तो लगता है कि कुछ कट रहा है। करे तो 3 से 3 बार में 3 से, तो बोलो कितना हो गया? 44। और यहां कितना? 57। तो ऐसा करने से क्या हुआ पता है? कुल मजदूरी पहले देते थे कितना? 44, अब कितना? 57 हो गया आपका। सवाल कहता है कि कुल प्रतिदिन मजदूरी में इतना रुपए बढ़ गए, इतना रुपए बढ़ गए वो दिया है, तो बताओ रेशियो कितना बढ़ा?
रेशियो कितना बड़ा कुल मजदूरी का 13, यानी 13 रेशियो का मान दिया हुआ है। ये 13 रेशियो का मान दिया है तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। सवाल कहता है कि प्रारंभ की कुल मजदूरी बताओ कितना है। प्रारंभ की कुल मजदूरी बताओ कितना है। तो प्रारंभ की मजदूरी कितना है कुल 44, तो 44 से गुणा कर दिए, आंसर साथ 66 वाला हो जाएगा, क्योंकि 13 से कटेगा जानते हैं कितने बार में, ये 1500 बार में। तो 44 डेढ़ 66 होता है, ऑप्शन नंबर ये। 44 गुना 1500 करेंगे वही आएगा। अरे 44 गुना 1000 करेंगे तो 44,000, और 44 गुना 500 2200, और तो 44 और 2200 6600 हो गया। बुझाया? तो ये कहता है कि इतना रुपया बढ़ गया, तो ये जो रुपया है ना इसका अंतर दिया हुआ है। 13 रेशियो का मान है तो 13 से भाग दिए। अब पहले वाला कुल मजदूरी पूछ रहे 44 से गुणा कर, अभी वाला पूछता तो 57 से हम गुणा कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। टाइप 10 5 15 2 17 पे चलते हैं। बढ़े देखो 17 का एक सवाल आपको सीखना है, एक सवाल कर लेंगे हमारा ये आगे का, और इसी तरह का सवाल आगे भी 3-4 आपका है, सब उसी तरह का बनेगा आपका। कहता है नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था। देखो मेरी बात को गौर समझिए, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, है ना, यानी यहां पर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था ये पूछ रहा है। और फिर ये क्वेश्चन यहां से कहता है कि चयनित और गैर चयनित, मतलब ये हो गया सेलेक्टेड और ये हो गया आपका अनसेलेक्टेड हो गया, अनसेलेक्टेड हो गया, के बीच का रेशियो दिया 19:17। तो एक बात बताइए, इसको आप एक्चुअल में 19x और इसको 17x कर सकते हैं। तो सोचो जरा कि 19x का सिलेक्शन हुआ और 17x का सिलेक्शन नहीं हुआ, यह सेलेक्टेड यह अनसेलेक्टेड। 19 का सिलेक्शन हुआ और 17 का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फॉर्म कितना भरा था जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड को जोड़ देंगे तो फॉर्म कितना भरा था वो निकल जाएगा। तो जोड़िए सब लोग कितना 36x। तो हम कह सकते हैं इसके हिसाब से कह सकते हैं कि सेलेक्टेड 19x, अनसेलेक्टेड 17x, जोड़ देंगे 36x एप्लीकेंट हो गया जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। है कि नहीं बात? अब देखो इसके बाद आंसर 7200 कहेगा ही कैसे। तो कहता है कि नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, इसका मतलब 36x का मान पूछता है, पूछता है ना जी, 36x का मान पूछता है, मतलब समझो 36 रेशियो का मान पूछ रहा है। तो 36 रेशियो का मान जो होगा वो 36 से कटने वाला होगा। यहां पर 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन 36 से कट ही रहा है। तो एग्जाम में अगर बैठे हैं तो डायरेक्ट आप ये अटेम्प्ट ले सकते हो, सीधे जोड़ देंगे 19 और 17 कितना 36, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट 36 के रेशियो में, और यही से क्वेश्चन है तो 36 से कटने वाला ही आंसर होगा। 4 ऑप्शन में यहां पर एक ही ऑप्शन 36 से कटने वाला है। अब कहेगा 36 से क्या भाग देके चेक किए, तो नहीं, 36 का मतलब हम टुकड़ा इसका कर लिए 9 गुना 4, हम 9 से चेक किए तो 9 से देखो 6, 9 से नहीं कट रहा, 8 4 12 ही 9 से नहीं कट रहा है, 8 4 12 ही 9 से नहीं कट रहा, 9 से 1 कट रहा, 7 2 9 नहीं, 9 से विभाजता का नियम पे इसको चेक कर लिए। तो एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो इतना पे कर सकते हैं आंसर, है ना। और एग्जाम का ये मेंस 18 का क्वेश्चन है तो एज इट इज सवाल है, एज इट इज ऑप्शन आपका, ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया है एगो कर दिया बाकी 3, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा फितरत नहीं है ना। अब करके क्या करेंगे आप, है ना। तो ऐसा देखने को मिलेगा कभी कभी, मैं ये नहीं करूँ कि हमेशा ही हो जाएगा, लेकिन कभी कभी सवाल में ऐसा होता है कि पकड़ में आ जाएगा, एक ही ऑप्शन लगेगा नहीं यही होना चाहिए आपका, तो मार दो, पूरा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आगे सवाल में क्या कहता है, हो सकता है 2 ऑप्शन कटने वाला, तो फिर तरीके आपको आना चाहिए। कह रहा है यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, कह रहा है 1200 कम लोग फॉर्म भरता, तो पहले कितना फॉर्म भरा है 36x, कह रहा है 1200 कम आदमी फॉर्म भरता तो हो जाता 36x माइनस 1200, 36x माइनस 1200। फिर इसके बाद कह रहा है कि 800 कम चुने जाते, मतलब 800 कम लोगों का सिलेक्शन होता,
800 कम लोगों का सिलेक्शन होता, सिलेक्टेड लोग कितने थे? 19x में से 800 क्या किए? घटा दिए। एक बात बताओ, रेशियो बन गया। अब आपको बताना है कि किसका किसके रेशियो बना। तो कहिएगा सर ये एप्लीकेंट का बना और सिलेक्टेड का बना। एप्लीकेंट का ऊपर है, सिलेक्टेड का नीचे। कह रहे 1200 कम लोग फॉर्म भरता तो 36x माइनस 1200। 800 कम लोग का सिलेक्शन होता तो 19x माइनस 800। तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1 होता। तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 1:1 होता। दोबारे ये सब जो है ना करे इतना कम ही होता, ये होता तो रेशियो होता। देखो ये सिलेक्टेड का और ये अनसिलेक्टेड का है। तो बताइए बाद में सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड जोड़ देंगे तो 1:1 2, क्या एप्लीकेंट नहीं हो जाएगा? तो एप्लीकेंट के सामने एप्लीकेंट का रेशियो, और नीचे में सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड के सामने सिलेक्टेड का रेशियो 1 से इक्वेट कर देंगे। अब बोलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का मान निकालेंगे हैं? 1:1 2 होता है। कैसे होता है? 1 + 1 = 2। सवाल लास्ट में क्या कहता है कि चयनित और गैर चयनित मतलब सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 1:1 हो गया। ये रेशियो पहले से भी रेशियो दिया है, आई बाद में रेशियो एक और क्यों दिया? बाद में रेशियो बदल क्यों गया? तो जो संख्या का अदला बदली हुआ इस वजह से। कर 1200 कम लोग फॉर्म भरता, 800 कम का सिलेक्शन होता, तो जाहिर सी बात है जो संख्या का बदलाव हुआ, संख्या में बदलाव हुआ तो रेशियो तो वेरी करेगा ही करेगा। तो अब रेशियो हो गया प्रेजेंट में, वो चेंज होने के बाद संख्या बदलने के बाद 1:1 हो चुका है। तो अब बताइए टोटल एप्लीकेंट का रेशियो कितना हो जाएगा? तो एप्लीकेंट जोड़िए क्या ना लिखते हैं 19 + 17 36। तो अब का एप्लीकेंट कितने हो जाएंगे? 1 और 1 2 के रेशियो में, तो उसके सामने 2 और सिलेक्टेड का रेशियो अब कितना? 1, तो इसके सामने ये तो एप्लीकेंट था सिलेक्टेड था तो उसी का रेशियो लिखेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए 2 से 1 बार में, देखो 2 से 600 बार में और 2 से 18 बार में। अरे ऊपर ऊपर काट सकते थे जी, 2 इसमें कट रहा था। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, बोलिए उधर कितना हो गया? 19x। चलो नेक्स्ट स्टेप बढ़ा देते हैं, 18x माइनस 600 और ये उधर जाएगा तो 19x माइनस 800। तो 18x जाके 19x में कटेगा तो x, और 800 में 600 कटेगा 200। तो x का मान हो गया 200, x का मान हो गया 200। अब सवाल यही ना पूछता था कि अब फॉर्म अप्लाई कितने लोग किए थे, तो x का मान 200 बैठा देंगे, तो 36 गुना 200 करेंगे तो कितना? 7200 आपका हो जाएगा। तो एक तरीका तो हमारा ये हो जाएगा आपका। जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी यहां पर नोट करिएगा। और दूसरा और में हम क्या बताए थे आपको? बताए थे कि चूंकि 19 + 17 = 36 से सिर्फ है एक ही ऑप्शन कौन सा? बी, कट रहा है। इसलिए आंसर बराबर कितना? 7200। अगर सवाल में ये तरीके लग रहा है ना, तो आप एग्जाम में उतना समय नहीं होता। आप ये तरीके से तुरंत ही सेकंड 2 सेकंड का सवाल है, 36 से कट रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आंसर कर देंगे हम। और ये चीजें दिखेगा आपका कहीं कहीं, है ना? बुझाया? पूछना है किसी को? तो इसी तरह का सवाल जो है ना आगे इस टाइप में और आपको देखने को मिलेगा। देखो ये भी इस तरह का है, कुछ सवाल है ना? लास्ट था ना? हाँ, तो कल आपका ये 100% कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना? इसमें 2-3 सवाल जो है इस पैटर्न पर एक बार आप कोशिश करके आइएगा, है ना? कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे कल।